Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of classical and statistical thermodynamics which was asked in CSIR NET December 2019 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question and it says, consider the entropy change in a system undergoing transformations as depicted in the diagram below. 25 degree centigrade to 50 degree centigrade and 50 degree centigrade to 75 degree centigrade and entropy change respectively are delta S1 and delta S2. The correct statement among the following is, and you have four options. So friends, आपको एक प्रोसेस गिवन है टेम्परेचर का. देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है 25 से 50, 50 से 75. इन प्रोसेसेस में जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1, डेल्टा S2 एंड कंप्लीट एंट्रोपी चेंज डेल्टा S है. आपको क्या फाइंड करना है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से. ओके फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. देखिए, अगर आपको रिलेशन पता हो फ्रेंड्स, एंट्रोपी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपकी, डेल एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय टी. ओके, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है. नाउ इसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन क्या फाइंड कर सकते हैं. इट मीन जो आपका डेल्टा एस है या चेंज इन एंट्रोपी होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी जो डेल्टा एस है या चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो अगर आप 25 से 50 में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेल्टा S1 एंड 50 से आप 75 में जाते हैं तो टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो रहा है डेल्टा S2. तो अगर आप ये वाला रिलेशन इधर फाइंड करना चाहे तो आप ये देखेंगे कि क्या देखेंगे कि डेल्टा S1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, डेल्टा S2 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर सबसे ज़्यादा तो इसके एंट्रोपी चेंज सबसे कम होगा इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग. इतना समझ आ गया आपको. चलिए, पहला रिलेशन आपको मिल गया. नाउ देखिए, अगर आप बात करते हैं एस की तो एंट्रोपी आपका क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है. एंड स्टेट फंक्शन आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके क्या है, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं. तो इस वजह से जो आपका कंप्लीट एंट्रोपी चेंज होगा इस प्रोसेस का वो इनिशियल और फाइनल के यानी डेल्टा S1 और डेल्टा S2 के सम के इक्वल आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेट फंक्शन. सो पहला रिलेशन तो आपको मिला एंट्रोपी की डेफिनेशन से, दूसरा मिला आपको स्टेट फंक्शन होने की वजह से. सो आपको दोनों रिलेशन मिलेगा, डेट इज डेल्टा S1 इज ग्रेटर देन डेल्टा S2 एंड डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2. सो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कि जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. कॉर्नर में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी इट सेज, consider a two-level system in which the excited state separated from the ground state by energy E is doubly degenerate. The fraction of the molecule in the excited state as T tends to infinity is, and you have four options. फ्रेंड्स, आपको एक टू लेवल सिस्टम गिवन है जिनके बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है या एनर्जी गैप है वो उसकी वैल्यू गिवन आपको ई की फॉर्म में, एंड जो आपका हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड लेवल है वो डबली डीजनरेट है. आपको इस एक्साइटेड लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो फाइंड करना है. एंड टेम्परेचर की कंडीशन है इनफाइनाइट टेम्परेचर पर. ओके, 4 ऑप्शन है आपके पास. इन 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. चलिए देखते हैं. देखिए, आपको अगर ये बात करें कि ये जो गिवन है, एक ये ग्राउंड स्टेट एंड ये एक्साइटेड स्टेट, देखिए इसकी डीजनरेसी गिवन है 2, डबली डीजनरेट है. ग्राउंड स्टेट की नहीं तो ये सिंगली डीजनरेट होगा, ये हम मानते हैं. एंड जो इनके बीच में एनर्जी गैप है वो कितना गिवन है आपको, ई गिवन है. ये सब आपको गिवन कंडीशन है. नाउ देखिए, ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी मेंशन है, जो आपने इसको क्या माना, 1 माना है. देखिए, अगर आपको जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी वो तो मेंशन होती है, एंड अगर आपको मेंशन नहीं होती ग्राउंड स्टेट की तो बाय डिफॉल्ट आप उसको सिंगली डीजनरेट ही मानेंगे, वरना आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी. ओके, नाउ देखिए, अगर आप बात करें द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो उसका जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा. देखिए फॉर्मूला क्या कहता है आपका, दैट इज डीजनरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इनटू ई टू द पावर माइनस ई ओवर के बी इंटू टी, वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर अपॉन degeneracy of ground state, that is G naught e to the power minus E upon Kb into T
प्लस डीजनरेसी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के बी इंटू टी। ओके, ये इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जी क्या है? डीजनरेसी, ई फॉर एक्साइटेड स्टेट, नॉट फॉर ग्राउंड स्टेट। नाउ देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन क्या गिवन है, टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, अगर आप टेम्परेचर को इन्फिनिटी माने तो ई अपॉन के बी इंटू टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई अपॉन के बी इंटू इन्फिनिटी। एंड आपको पता है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। सो इट मीन्स अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हैं टी की वैल्यू, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ई टू दी पावर जीरो। एंड ई टू दी पावर जीरो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। सो ई टू दी पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। सो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, एक तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर की ई बाय के बी अपॉन टी एंड डिनोमिनेटर की दोनों की ग्राउंड स्टेट के साथ जो ई टू दी पावर ई बाय के बी इंटू टी एंड एक्साइटेड स्टेट की, ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी, वन के इक्वल हो जाएगी। सो अल्टीमेटली जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे, सो फ्रैक्शन में देखिए क्या आएगा आपका, देखिए ग्राउंड स्टेट जी ई, ये कितना दे रखा है आपको, टू है इंटू ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू वन अपॉन, देखिए ये सॉरी एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट, देखिए इसकी डीजनरेसी कितनी गिवन है आपको, वन गिवन है, इसका इंटू वन होगा, वन रह जाएगा, प्लस ये अगेन आपका क्या जाएगा, टू। सो ये वैल्यू आपकी आएगी टू इंटू वन, डेट इज टू बाय वन प्लस टू, थ्री। सो योर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन एक्साइटेड स्टेट इज टू बाय थ्री, विच इज योर ऑप्शन नंबर थ्री। देख लीजिए आप कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थ्री क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी इन जूल पर केल्विन ऑफ सॉलिड OCS वुड बी क्लोजेस्ट टू, एंड यू हैव फोर ऑप्शंस। सो फ्रेंड्स आपको मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड करनी है सॉलिड OCS की, ठीक है। फोर ऑप्शन है आपके पास, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रेजिडुअल एंट्रोपी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेजिडुअल एंट्रोपी S इज इक्वल्स टू KLNW। एंड अगर ये पर मोल की बात करें तो हम मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी की बात करते हैं, तो मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी होती है आपकी RLNW की। R क्या आपका गैस कांस्टेंट, एंड W जो होता है आपका क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। W इज इक्वल्स टू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो आपका गिवन सब्सटेंस होता है उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप WOCS की बात करें तो देखिए OCS जो होता है आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये होगा, ओके, एंड एक कौन सी फॉर्म होगी, ये, ठीक है, एक फॉर्म ये एक फॉर्म ये। तो इसके लिए जो W की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको आप कार्बन, जैसे अगर आप इसको जब आप नोट्स में पढ़ेंगे बहुत सारे, तो वहाँ पर इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के एग्जांपल से समझाते हैं हम। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो CO एंड OC दो फॉर्म में रहता है, ऐसे ही OCS भी इस तरह से दो फॉर्म में मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर इसकी W की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखिए आप R की वैल्यू आपको पता ही है, सो वैल्यू सिंपली क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें। सो आपका जो S यानी मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी RLN2, ठीक है, यही होगी ना फ्रेंड्स। LNW की जगह आपने क्या रखा, 2, सो RLN2। सो R देखिए, R की वैल्यू तो होगी आपकी 8.314। अब देखिए LN2 को आप log 2 में चेंज कर लीजिए। सो जब आप इसको log 2 में चेंज करेंगे तो 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.76, विच इज़ नियरली इक्वल टू 5.8 जूल पर केल्विन, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओके। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी
Cp minus Cv for a non-ideal gas differs from Cp minus Cv for a perfect gas by the expressions and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको क्या फाइंड करना है, Cp माइनस Cv फॉर नॉन आइडियल गैस एंड Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको फाइंड क्या करना है। वी मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर नॉन आइडियल माइनस Cp माइनस Cv फॉर आइडियल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक रिलेशन होता है आपके पास Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है डेट इज PV इज इक्वल्स टू NRT। इसको आप रीअरेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, NR इज इक्वल्स टू PV बाई T। आपने क्या किया, इस आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब आपको जो ये वैल्यू मिली इसको आप क्या कर दीजिए, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बारी बारी से एक रिलेशन होता है आपका Cp माइनस Cv का, वो यहाँ से आता है। सो NR इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले आप क्या रखते हैं, प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही कर रहे हैं हम। देखिए प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर इनटू T। हमने क्या किया, इसी को PV बाई T को ही रीअरेंज किया। देखिए प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट V, पहले हमने इसका इसके साथ किया, इसको कांस्टेंट, फिर हमने V का इसके साथ किया, P को कांस्टेंट रखते हुए इनटू T। ये एक आपका डायरेक्ट रिलेशन आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, NR का। अब आपको इतना रिलेशन मिल गया, NR इज इक्वल टू क्या, कर्ल P अपॉन कर्ल टेट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कर्ल V अपॉन कर्ल टेट कांस्टेंट प्रेशर इंटू T। अब देखिए यहाँ से हम आगे किस तरह से अप्रोच करेंगे। आपको पता है एक फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, देखिए क्या होती है वो, कर्ल U अपॉन कर्ल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T कर्ल P अपॉन कर्ल T माइनस P। ओके, सो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देखिए रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा आपको, T कर्ल P अपॉन कर्ल T इज इक्वल्स टू कर्ल U अपॉन कर्ल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P। आपने बस क्या किया है, यहाँ पर जो P इस तरफ माइनस में था उसको आप इस तरफ ले गए इक्वेशन के, तो ये किस में हो गया, प्लस P में। बस आपने ये रीअरेंज किया, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 में कर्ल P अपॉन कर्ल T आपको दिख रहा है। ठीक है, इंटू T भी आपको दिख रहा है। सो कर्ल P अपॉन कर्ल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू T किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जो ये आपने फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन को रीअरेंज किया, इक्वेशन नंबर 3 मिली है, वो मिलेगी आपको। ठीक है, एंड आपको पता है ये कंप्लीट वैल्यू क्या आपकी NR के इक्वल। सो आप क्या करेंगे, इसको Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR में सबसे पहले ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर में 2 की वैल्यू रखी। ठीक है, 1 आपकी क्या थी, देखिए यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR आ रही है, आपने यहाँ पे NR में वैल्यू रखी। फिर इसमें से आपने डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू T को किसके इक्वल लिया, इसके इक्वल लिया, कर्ल U अपॉन कर्ल V कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ भी इसमें रख देंगे। सो देखिए यहाँ से अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू कर्ल V अपॉन कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल U अपॉन कर्ल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P। आप इसको ओपन कर दीजिए इक्वेशन को, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू कर्ल V अपॉन कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल U अपॉन कर्ल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस कर्ल V अपॉन कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आ गया। देखिए हमने क्या किया है, बस इस इक्वेशन को ओपन करा हमने। ठीक है,
सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू, हमने इस इक्वेशन को ओपन करा, आपको यहाँ मिली इक्वेशन नंबर 4। नाउ देखिए आपको क्या मिली थी इक्वेशन, जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी थी प्रीवियस पेज पर, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P इंटू कर्ल V अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, लास्ट पेज पे देख लीजिए, प्रीवियस पेज पर। नाउ अब देखिए इसके आगे हम क्या अप्रोच लगाते हैं। जो हमारी रियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या कहती है, देखिए रियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। सो इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करते हैं, वी माइनस एन बी, ये क्या हो जाती है आपकी एन आर टी अपॉन पी। सो जब आप इस इक्वेशन में वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर, तो देखिए ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वी का वी रहेगा, ठीक है, वी माइनस एन बी। एन आर टी अपॉन पी में देखिए एन और आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, अगर आप टी का टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वन आता है, तो यहाँ पे आपका एन आर अपॉन क्या बचेगा, पी ही बचेगा, कांस्टेंट पी, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, एन आर चेंज नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जब आप इस इक्वेशन का करेंगे कर्ल वी अपॉन कर्ल टी कांस्टेंट प्रेशर, से आपको मिलेगा एन आर अपॉन पी, ठीक है। नाउ देखिए आपको ये वैल्यू इसमें दिख रही है, सो आप क्या करेंगे, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। सो यहाँ से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपके कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इंटू एन आर बाय पी, पी से पी कैंसिल, सो सी पी माइनस सी वी आपको क्या मिला, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस एन आर। अब देखिए फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सी पी माइनस सी वी आया ये आपका आया है नॉन आइडियल गैस के लिए, दिस इज़ फॉर सी पी माइनस सी वी इज़ नॉन आइडियल गैस एंड यू नो वेरी वेल दैट फॉर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर इज़ फॉर आइडियल गैस। ये तो हमको वेल नोन रिलेशन होता है, नॉन आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू आती है। एंड अब देखिए आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई, आपको क्वेश्चन में यही तो फाइंड करना है, डेट इज सी पी माइनस सी वी फॉर नॉन आइडियल माइनस सी पी माइनस सी वी फॉर आइडियल इज इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस एन आर माइनस एन आर। सो एन आर से एन आर कैंसिल, अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू बचेगी, डेट इज़ कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ द योर सी पी माइनस सी वी फॉर नॉन आइडियल एंड सी पी माइनस सी वी फॉर आइडियल गैस, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लीजिए आप, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो ये अपनी तरह का कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट अप्रोच लगानी थी, लेकिन डिफ्रेंशिएशन लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, बस आपको रिलेशन पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज मोलर composition of a mixture of P and Q at equilibrium is 3:1. A small distribution in composition results in change of chemical potential of P by 10 joule per mole. The chemical potential of Q will change in joule per mole by, and you have 4 ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको एक मोलर कॉम्पोजिशन पी एंड क्यू का मिक्सचर का गिवन है, जिसमें इनका जो इक्विलिब्रियम पर है मिक्सचर, इनका कॉम्पोजिशन 3:1 का है, P 3 है तो Q 1 है आपको। अगर आपका जो केमिकल पोटेंशियल पी का चेंज हो रहा है 10 जूल पर मोल, तो आपको क्यू के केमिकल पोटेंशियल में चेंज फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। देखिए आपको जो गिवन है, सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल ऑफ पी कितना गिवन है, 10 जूल पर मोल। केमिकल पोटेंशियल ऑफ क्यू आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी गिवन है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू गिवन है 1, 3:1 का रेशो गिवन है। अब आपको पता है फ्रेंड, जो आपकी गिब्स दियोहम इक्वेशन होती है, गिब्स दियोहम इक्वेशन क्या कहती है आपसे, वैल्यू ऑफ डी जी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एन आई डी म्यू आई।
एन नंबर ऑफ मोल्स, म्यू आई क्या आपका केमिकल पोटेंशियल। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पढ़ने में आ रहा है क्या गिवन है, मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। सो यू नो वेरी वेल दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द डी जी वैल्यू इज ज़ीरो। सो यहाँ से आपका क्या हो गया, समीशन ऑफ एन आई डी म्यू आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए एन आई डी म्यू आई आपको क्या करना है, जो आपका पहला कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपका क्या होगा, इनटू केमिकल पोटेंशियल, प्लस जो सेकंड कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू केमिकल पोटेंशियल। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एन वन म्यू वन प्लस एन टू म्यू टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ देखिए एन वन कितना गिवन है, 3, पी का मान लेते हैं हम, इसका कितना गिवन है 10, प्लस एन टू कितना गिवन है आपका 1 एंड म्यू टू आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू जीरो। सो ये आपका क्या आ जाएगा, म्यू टू देखिए 30 प्लस म्यू टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से जो आपका क्यू का केमिकल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, -30 जूल पर मोल, सिंपली। ओके, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए आप कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, -30 जूल पर मोल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ योर सेकंड कंपोनेंट इन दिस गिवन मिक्सचर एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय योर गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स में पूछा गया था आपसे। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज 1 mole of a perfect gas is put through the cycle shown in the figure. The total work in joule done during the cycle is, and you have 4 options and given the values is 1 liter per bar is equals to 100 joule, R is equals to 0.083 liter into bar per Kelvin and Ln2 is 0.7। फ्रेंड्स आपको एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस का, आपको इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन फाइंड करना है 4 ऑप्शन में से। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या ग्राफ है, पीवी ग्राफ गिवन है, एंड यू नो वेरी वेल कि जो पीवी ग्राफ फॉर परफेक्ट गैस होता है वो आपका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखनी कि अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है वो एक आइसोथर्मल ग्राफ है। ठीक है, पी एन वी गिवन है। नाउ देखिए आपको जो ये ग्राफ गिवन है, ये जो प्रोसेस गिवन है कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, ये देखिए ए बी सी एंड डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। सो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज रन होता है तो जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव में, एंड अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो आपकी जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव में। सो देख लीजिए, अगर आप चारों ऑप्शन देखें आपके, तो आपके जो 2 ऑप्शन है 1 एंड 3 वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है। सो अब आपके पास ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 बचते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए अगर हम इसकी स्ट्रेटजी लगाते हैं तो देखिए स्ट्रेटजी में क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ए से बी एंड बी से सी, देखिए ए से बी एंड बी से सी पर जा रहा है प्रोसेस, ए से बी एंड बी से सी। तो आप क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप वापस से सी से डी पर आएंगे तो सी से डी के नीचे का एरिया अलग से फाइंड कर लेंगे। तो अल्टीमेटली जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको टोटल जो ये वाला एरिया है, ये इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है पीवी ग्राफ में क्या होता है, जो अंडर एरिया होता है वही क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। सो आप पहले ए से सी का टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे, फिर सी से डी का वर्क डन, एंड उसमें से क्या करेंगे आप, जो आपने ये फाइंड किया इसको माइनस कर देंगे तो आपको इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन हो रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। नाउ देखिए एक एक करके हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, केयरफुली करिएगा इसको। देखिए प्रेशर आपको सबसे पहले बार में गिवन है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ए से बी। तो अगर आप ए से बी की बात करें तो देखिए इस पूरे
प्रोसेस में आपका प्रेशर क्या है, 2 बार ही चल रहा है। सो आपका जो WAB है वो क्या है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, 23.24 लीटर से 46.48 लीटर, यानी क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। सो आइसोबारिक एक्सपांशन है ये वर्क डन जो ए बी है। सो यू नो वेरी वेल, जो आइसोबारिक एक्सपांशन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है -P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। माइनस क्यों, एक्सपांशन वर्क की, ठीक है। सो WAB क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे -P कितना है, देखिए P जो आपको गिवन है 2 एंड डेल्टा भी देखिए 46.48, V2 माइनस V1 आएगा, V2 कितना है 46.48, V1 कितना है 23.24। जब आप इसमें से 46.48 में से 23.24 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 23.24, ठीक है। सो वर्क डन आपको मिला, वर्क डन कितना मिला आपको, -46.48। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में गिवन है, लेकिन आपको पता है वर्क डन आपको जूल में वर्क डन किस में फाइंड करना है, आपको जूल में। तो देखिए आपको क्या करेंगे, आप जो ये जो वॉल्यूम के टर्म में, अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर पर बार इज इक्वल्स टू 100 जूल। सो आपको क्या है, इनकी दोनों की यूनिट्स इक्वल करनी है। वॉल्यूम की जो लीटर है इसको जूल में कन्वर्ट करिए आप, क्योंकि ठीक है। सो देखिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, -4648 जूल। अगर आप ये नहीं करते तो आप डायरेक्ट 46.48 ही करके, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसलिए क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन है, आपको देख रहा है क्वेश्चन में 1 लीटर पर बार इज इक्वल टू 100 जूल गिवन है। आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वर्क डन आपको क्या मिलेगा, जूल में मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप देखें नेक्स्ट प्रोसेस B से C। सो B से C देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपका WB2C, ये आपका क्या है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ये भी एक्सपांशन वर्क है आपका, ओके। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका PV ग्राफ होता है फॉर परफेक्ट गैस, वो क्या होता है आपका, आइसोथर्मल होता है। सो ये BC क्या है आपका, आइसोथर्मल है। सो यहाँ से जब आप वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो वर्क डन फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस nRT ln V2/V1, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर C पर जो वॉल्यूम है वो आ रहा है 92.96 लीटर। यहाँ पर क्या आपका 46.48 है, यहाँ पर 92.96 लीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको V2 भी पता है 92.96, V1 भी पता है, लेकिन आपको टेम्परेचर नहीं पता है इन पॉइंट्स का, कि B से C पर क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो B to C पूरे पॉइंट पर क्या है, टेम्परेचर इक्वल रहेगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेम्परेचर निकालेंगे, आप B पर निकालें या C पर निकालें, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, बिकॉज कंप्लीट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। सो हम BC में वर्क डन फाइंड करने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर एट पॉइंट B फाइंड करेंगे। टेम्परेचर एट पॉइंट B हम किससे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। सो यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी, PV/NR। सो नाउ देखिए फ्रेंड्स, P कितना है यहाँ पर पॉइंट B पर, P कितना गिवन है, 2 बार गिवन है, ओके, इनटू। अब देखिए वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर, B पर जो वॉल्यूम है वो 46.48 लीटर गिवन है आपको, अपॉन देखिए N की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 मोल। सो 1 इंटू R की वैल्यू क्या होगी, 0.083, ये आपको गिवन है। R की वैल्यू किस में, लीटर पर बार में रखनी है आपको, 0.083, ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ से जब आप टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे तो टेम्परेचर आपको मिलेगा 1120 केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये जब आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको टेम्परेचर वैल्यू मिल जाएगी 1120 केल्विन। नाउ अब देखिए यहाँ से WB से आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -N कितना है 1 इंटू R कितना है आपका 0.083 इंटू T कितना है आपका 1120 केल्विन इंटू देखिए V2/V1, V2 कितना 92.96
एल एन आएगा, सॉरी एल एन 92/96/46.48। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डब्ल्यू बी से आपके पास रहा -0.083 इंटू 1120 इंटू एल एन टू। नाउ देखिए क्वेश्चन में आपको एल एन टू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.7। सो डब्ल्यू बी सी होगा आपका -0.083 इंटू 1120 इंटू 0.7। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी आपको -65.072 जूल के इक्वल। ओके, सो वर्क डन इन योर आइसोथर्मल एक्सपांशन दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू -65.072 जूल, या जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगी -6507। सॉरी, हम यहाँ पर आपको इसको क्या 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज आपके वॉल्यूम हमने अभी लीटर में दिया था, इसको बार में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करो। सो -6507 जूल। सो वर्क डन इन योर आइसोथर्मल एक्सपांशन दैट इज बी सी इज -6507 जूल। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके, नाउ अब देखिए अगेन आप देखते हैं, अब आप बी और सी, अब देखिए यहाँ से आप वापस क्या आ रहे, सी से डी पर आ रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में अब देखिए क्या है, सी से डी भी आपका क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। सो सी टू डी आपका क्या है, वर्क डन इन सी टू डी इज योर आइसोबारिक कंप्रेशन। इट ऑल्सो आइसोबारिक प्रोसेस बट इट इज़ अ कंप्रेशन प्रोसेस। सो योर आइसोबारिक प्रोसेस इज, ये वर्क डन आपका पॉजिटिव में आएगा, वो वाला था एक्सपांशन इसलिए उसको नेगेटिव में, ये कंप्रेशन है तो इसको पॉजिटिव में। इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर है वो है 1 इंटू, अब देखिए ये है आपका V1 माइनस V2। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप ये करेंगे डेल्टा V, तो ये आपका आएगा 90, V2 माइनस V1 हो गया आपका 23.24 माइनस 92.96। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं P डेल्टा V को, W C D को, तो ये आपको वैल्यू कितनी मिलती है, -69.72 विच इज़, अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगी आपकी 6972 जूल। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब बिकॉज ये आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, तो इसको आप पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है, एंड देखिए जो आप अगेन जब आप वापस जाते हैं डी से ए, डी से आपका क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, मीन्स यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। सो जो डी से ए है आपका, इट इज़ अ आइसोकोरिक प्रोसेस एंड इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन इज 0। सो डी से ए को आप काउंट नहीं करेंगे, वो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अब देखिए आप कंप्लीट प्रोसेस में इंक्लूड कर दीजिए। सो वर्क डन इन टोटल दैट इज़, सबसे पहले ए बी में आपने कितना निकाला था, ए बी में निकाला था -4648 प्लस बी सी में निकाला था -6507 एंड प्लस में आपने निकाला 6972 जूल। ओके, नाउ देखिए टोटल वर्क डन जो आपको मिलेगा ये हो जाएंगे आपकी -11,155 प्लस 6972 विच इज़ इक्वल्स टू -4183 जूल। देख लीजिए आप, ये लास्ट वाला प्रोसेस फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। देखिए ये हालांकि वैल्यू नेगेटिव में, लेकिन ये टोटल आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव में मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, सी डी जो है पॉजिटिव में आएगी। सो आपके ये जब आप अल्टीमेटली इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होने की वजह से ऐड हो गई, लेकिन ये कंप्लीट टर्म माइनस 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 रहता है, प्लस में 6972। जब आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास जो वर्क डन आता है टोटल वो कितना आता है, -4183 जूल विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लीजिए कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क डन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन भी आपको मिला है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था इसमें। सो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के जो दिसंबर 2019 CSIR नेट पेपर में आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।